अमेरिका, मैं तुम्हें धमकी देता हूं, हमारे और भारत के बीच में ना पड़ो। क्योंकि चाइना की हालत होगी पतली। उनको लग रहा है यार भारत और अमेरिका को मिलके तो कहीं नहीं संभाल पाएंगे, तो वाट लग जाएगी। अब सोचे भारत को थोड़ा बेवकूफ बना के बोलते हैं हाँ हम तुम्हारे दोस्त हैं, अमेरिका हमारे बीच में बताइए। अरे एक बात बताओ भैया, हम तो अफीम नहीं सूंघते ना, तुम्हारे अफीम मिलती है लाइट राइटर्स पे, हमारे कोई अफीम नहीं खाता। जो चाइना जो भी कहता है ये स्मोक स्क्रीन होता है। चाइना कहता कुछ है, करता कुछ है, बोलता कुछ है, सोचता कुछ है, दिल में कुछ दिमाग में कुछ। और चाइना को तो ये भी नहीं पता कि दाएं पैर अगर दाएं पर दिशा में जा रहा, बाएं पैर दाएं में ही पड़ रहा है, दाएं बाएं में पड़ रहा है। तो चाइना इज अ मास्टर ऑफ क्रिएटिंग परसेप्शन इन डिसगाइज। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, सुमित जी का कहना है कि चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता। चाइना बोलता कुछ और है, करता कुछ और है और सोचता कुछ और है। और उनका ये कहना है कि चाइना का इकोनॉमिक हालत बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहा है। और उनका ये कहना है कि चाइना का जीडीपी भी गिरता जा रहा है, रियल एस्टेट और सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी बहुत हालत ख़राब है। और उनका ये कहना है कि चाइना अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अमेरिका को धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया इसके बारे में और क्या कहते हैं, आज की इस वीडियो में उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। चाइना जो है यूएस को कह ये रहा है कि भाई मेरे और मतलब चाइना और इंडिया के रिलेशंस के दरमियान ना आया जाए, वार्निंग कर दे रहा है यूएस को। और इसके पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट है आखिर कि भाई चाइना जो है मतलब आपस में चाइना और इंडिया के दरमियान क्लैशेस ही बहुत रहते हैं, और एकदम से इस तरह की स्टेटमेंट आ जाना, यूएस को आंखें दिखाई जा रही है, वार्न किया जा रहा है कि मेरे और इंडिया के दरमियान ना आए, रिलेशंस के दरमियान। आखिर किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये कहा है? और दूसरी जानिब वहां पर जो हंगामी सूरत हाल चल रही है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहाँ की आवाम की क्या देखें सूरत हाल है। और मतलब जितनी भी फर्म्स हैं वो वहाँ से जो है जा रही हैं और वो इंडिया मूव होने जा रही हैं। और उस पर ये स्टेटमेंट आ जाना, मतलब प्रोटेस्ट के बाद ये स्टेटमेंट आ जाना कि यूएस जो है वो हमारे मामलात में इंटरफेरेंस ना करे इंडिया और चाइना के रिलेशंस के दरमियान। मुझे तो ये कॉन्टेक्स्ट समझ ही नहीं आ रहा सर, आखिर क्या प्रॉब्लम है एकदम से इस तरह की स्टेटमेंट आ जाना चाइना की तरफ से? तो क्या आप समझते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में चाइना ने ये कहा है? जो चाइना जो भी कहता है ये स्मोक स्क्रीन होता है। चाइना कहता कुछ है, करता कुछ है, बोलता कुछ है, सोचता कुछ है, दिल में कुछ, दिमाग में कुछ। और चाइना को तो ये भी नहीं पता कि दाएं पैर अगर दाएं पर दिशा में जा रहा, बाएं पैर दाएं में ही पड़ रहा है, दाएं बाएं में पड़ रहा है। तो चाइना इज अ मास्टर ऑफ क्रिएटिंग परसेप्शन इन डिसगाइज। देखिए हो क्या रहा है, मैंने आपके शो पे और भी चैनलों पे प्रेडिक्ट किया था चाइना में प्रोटेस्ट होंगे, चाइना की इकोनॉमी टूट रही है, चाइना में बद से बदतर हालत हो रही है। और ये मैंने कहा ये सब फर्जी है, जीरो कोड कुछ नहीं है चाइना में। अब दिन ब दिन वो सारी चीजें निकल के आ रही है। अब चाइना में जो अंदरूनी कलाई हो रही है, अंदरूनी लड़ाई हो रही है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, लोग टेंटों में रह रहे, 20-30 लोग को तो अपने जिंदा जला दिया बिल्डिंग में। और फिर ये लोग आके तुम्हारे टेंट वेंट जितने थे, कोविड का नाटक ताम तंबूरा जो लगा सब जला दिया। चाइना में इज ऑन द वर्ज ऑफ अ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन में जब आप होते हो, आपकी बार क्या देखिए, आपकी बार फर्क है। पहले कहते थे कि तो जो तिएननमेन स्क्वायर की भी आप बात करें, तिएननमेन स्क्वायर एक फॉरबिडन सिटी और ग्रेट हॉल ऑफ चाइना के बीच में छोटी सी जगह, मेन बीजिंग में। वहां कुछ स्टूडेंट्स इकट्ठे हो, आपने उन पर तोपे चला दी, मार डाला, कोई बात नहीं। तब उनका था कि कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिशियल्स को हटा दो। अब की बार जो प्रोटेस्ट है वो कम्युनिस्ट पार्टी को हटा दो और जी को हटा दो। अगर खाली जी को लेके होता तो इसकी बलि चढ़ा देते हो। अब तक कहते कम्युनिस्ट पार्टी को भी हटाओ, जी को भी हटाओ। तब एक तिएननमेन स्क्वायर में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था। अब प्रोटेस्ट अक्रॉस चाइना है और पूरे सब जनसाधारण का है। इसमें कोई स्टूडेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि एक वर्ग है, एक ग्रुप है, उनका है, सबका है। चाइना को हटा दो, क्योंकि तंग आ गए। उन्हें पता है कि इकोनॉमी की हालत बद से बदतर हो रही है। उन्हें पता खाने को नहीं। चाइना का फूड ग्रेन जो उन्होंने दुनिया भर में चुरा रखा था, चुरा के अपने स्टॉक कर रखा था, दुनिया का 60% फूड ग्रेन उन्होंने स्टॉक कर रखा था, वो बच के 30% रह गया, आधा रह गया। और इतिहास गवाह है रेहावा जी, जब भी चाइना में खाना कम होता है वहां रेवोल्यूशन आता है। फिर वो सड़क सफाई होती है, जब भी पहले क्या होता था, नहरों वहरों की सफाई होती थी और फिर उन्हें खाना मिलता था। इसीलिए उनको ओपीएम पे रखा गया। ओपीएम वॉर्स क्यों लड़ी गई चाइना में? चाइना को ओपीएम में रखा, क्या इनको अफीम सुगाओ, सेट रहते हैं। अफीम सुगाओ, थोड़ा बहुत खाना मिल जाए। चाइना बहुत गरीब था, बहुत ज्यादा गरीब था।
जो माओ ने तो चाइना को जोड़ा था, डेंग ने चाइना को बनाया था, उसके बाद जो थे जिंगमिन ने चाइना को एक इंटरनेशनली चीज को लाया, पर लाया कैसे था? कैपिटलिस्टिक तरीके अपना के, कोई कम्युनिज्म के तरीके है नहीं है। पर दिक्कत क्या, जब कंट्री कैपिटलिस्टिक हो जाती है तो एक दिन ऐसा होता है वो कहते हैं हम डेमोक्रेटिक होंगे, ये नेचुरल बात है। अब यहाँ एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, तरीके आपके कैपिटलिस्ट हैं पर शासन आपका कम्युनिस्ट है, इसीलिए अब कम्युनिस्ट पार्टी का एब्सोल्यूट कंट्रोल। कौन सा इलेक्शन हुआ चाइना में, कहां से जी बन गया थर्ड टर्म का लीडर? अरे मैं तो इंडिया की तो खैर बात ही नहीं करता, यूएस की बात नहीं करता, पाकिस्तान में इलेक्शन तो होता है, सुप्रीम कोर्ट चलता है, दुनिया भर के सिस्टम चलते हैं, नियाजी साहब बाहर है, शरीफ साहब अंदर है, तो कोई सिस्टम तो है ना कहीं, वोट तो चलता है ना। वहां पॉलिट ब्यूरो भी बदल दिया, अपने कंपटीटर भी हटा दिया, अपना डिप्टी भी हटा दिया, सबको हटा दिया, बोला भाई मैं लीडर। आप 150 करोड़ के लीडर बन गए बिना एक वोट के, एक किसी ने आपको वोट भी नहीं दिया, आप 150 करोड़ के लीडर बन गए 5 साल के लिए। तो ये रेजनमेंट था। चाइना ने रिहाबाजी शुरू से ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट किया। मैं इसलिए कह रहा हूँ 50 बार चाइना जा चुका हूँ पर्सनली, 30 बार चाइना जा चुका हूँ, 50 बार हांगकांग गया हूँ। 10 साल तक मैं ऑलमोस्ट हर क्वार्टर चाइना जाता रहा। जब आप पहली बार जाएंगे, शायद मैं पहली बार 2004 में गया था या वोट, आप जाएंगे तो आप लेंगे यार ये क्या दुनिया है यार, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी बड़ी गाड़ी, ऑप्टिकल इल्यूजन है, देखने में बढ़ा लगता। जब आप कहीं बड़ी बिल्डिंग, बड़ी गाड़ियां, बड़े मकान, बड़े दुकान लगते, लगता है यार बहुत पैसा बहुत है, ये परसेप्शन होता है। और इसीलिए चाइना का सबसे बड़ा जो सेक्टर था वो था रियल एस्टेट। 30% जीडीपी कंट्रोल करता था, 30%। रियल एस्टेट कॉन्क हो गया, गिर गया, और कितना जीडीपी गया चाइना का? 30%। और कितना लॉस है? $9 ट्रिलियन का। अब सेमीकंडक्टर डिफॉल्ट करने वाला, सेमीकंडक्टर बैंकक्रप्ट होने वाला है, 350 बिलियन डॉलर का, पर उसका इंपैक्ट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पे जो 3 ट्रिलियन डॉलर की है, और वो 70% ऑफ चाइनीज एक्सपोर्ट है, इसीलिए उसको रोक रखा। आज तो होड़ ये लगी कि पहले रेलवे डिफॉल्ट करेगा, पहले एयरलाइन डिफॉल्ट करेगी। सीपीआई बीआरआई में जो उन्होंने लोन लिया था $1.3 ट्रिलियन का, ऑलमोस्ट दे आर गोइंग टू डिफॉल्ट ऑन दैट। इन्फ्लेशन स्क्रैच हो रही है, इकोनॉमिक आउटलुक दो पे आ गया। और ये तो हमें डाटा जो पता है रेहावा जी, और जो हमें पता नहीं है मैडम, उसका तो पता ही नहीं ना। हमें तो 1% ही चाइना का पता लगता है, 99% तो पता ही नहीं लगता है। पर एक रेवोल्यूशन हर जगह आया हो, ये जरूरी है। रेवोल्यूशन में टेक्टिक होती है। अभी आपका खाना काम नहीं आ रहा, अभी आपका सो कॉल्ड इकोनॉमी काम नहीं आ रही, अभी आपका सो कॉल्ड सपने काम नहीं आ रहे, अभी क्या करेंगे? अभी एक एक्सटर्नल एनिमी को बनाओ। मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट होता है, व्हेन यू वांट टू यूनाइट द पीपल विद इन, क्रिएट एक्सटर्नल एनिमी। ए अमेरिका, मैं तुम्हें धमकी देता हूं, हमारे और भारत के बीच में ना पड़ो, क्योंकि चाइना की हालत होगी पतली। उनको लग रहा है यार भारत और अमेरिका को मिलके तो कहीं नहीं संभाल पाएंगे, तो वाट लग जाएगी। अब सोचे भारत को थोड़ा बेवकूफ बना के बोलते हैं हाँ हम तुम्हारे दोस्त हैं, अमेरिका हमारे बीच में बताइए। अरे एक बार बताओ भैया, हम तो अफीम नहीं सूंघते ना, तुम्हारे अफीम मिलती है लाइट राइटर्स पे, हमारे यहाँ कोई अफीम नहीं खाता। मतलब तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा कि हमें तुम्हारी स्ट्रेटजी समझ नहीं थी। स्ट्रेटजी जबरदस्ती, और उससे कोई यूफोरिया क्रिएट होगा विद इन चाइना कि भाई अमेरिका दुश्मन है, अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है, सब अमेरिका की पैदाइश है। जैसे आप लोग कहते हैं कि भाई इसमें RAW का हाथ है, वैसी वाली बात है। अब नियाजी साहब आए तो RAW ने बिठाया, हट गए तो RAW ने बिठाया। अब जैसे नियाजी साहब कहते थे भाई, जब तब कुर्सी पे थे, कह रहे थे भारत ये, भारत ये, भारत वो, जैसे कि भारत की फॉरेन पॉलिसी सबसे अच्छी है भाई। मैं कहा 4 साल भाई साहब कुर्सी पे बैठे तब पता नहीं लगा, पर कुर्सी में वापस बैठ गए तो फिर वही करेंगे, वही बात करेंगे। और देखिए बाजवा साहब को देखिए, 6 साल में बिलियनर बन गए। यार क्या जादू आपके यहाँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।